कि मुस्लिम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे हैं, मुस्लिम लोग अपने ऑक्सीजन के सारे सोर्स खुले कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ तबलीगी लोगों ने पूरा का पूरा ये उनका 60-70 बेड का अवेलेबल करवा दिया हॉस्पिटल। तो ये जो लोग करते हैं उनको मैं सलाम करता हूँ। आरएसएस कहाँ है ये मैं पूछना चाहता हूँ। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और खबरों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अभी इस वक्त किसान आंदोलन एक ऐसी स्थिति में है जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लगता है कि एक इशारा दिया है कि आपको हटा दिया जाएगा। और अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही कुछ ऐसी खबरें भी थी कि सरकार ने ऐसा प्लान बना लिया है कि वो 1-2 बार कहेंगे और उसके बाद हो सकता है कोई पैरामिलिट्री की कार्रवाई करा करके किसानों को बाहर निकाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप सड़क से हट जाओ, चाहे अलग से गांव बसा लो, लेकिन ये रास्ता आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक बिल्कुल नया मोड़ है इस आंदोलन में 4 महीने के बाद, और किसान अभी तक उसी तरह से जम करके लड़ रहा है। और वो पूरे देश में जहां जहां इलेक्शन हुए उसमें भी वो गया बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करने के लिए। और अब ऐसा लगता है कि गांव, देहात, शहर, सब तरफ किसानों का आंदोलन बहरहाल है और उससे सरकार परेशान है। इसी बीच आज देश भर में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। इस सरकार के दौरान जो बेरोजगारी बढ़ी है, आप देख लीजिए, नोटबंदी से लेकर के और अचानक लगाए लॉकडाउन और उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ देश की बर्बादी के लिए, उसके खिलाफ एक राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया गया है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान है अविनाश काकड़े जी, जो नागपुर में होते हैं और किसान सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ साथ किसान ब्रिगेड के भी अध्यक्ष हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप बताइए कि अब एक तो ये बताइए कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने के पीछे क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ आपने किया, और इसके साथ साथ मैं फिर बाद में जानना चाहूंगा कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की बात कही है उसमें किसान कैसा महसूस कर रहे हैं। आप किसान नेता हैं, बताइएगा उसके बारे में भी। लेकिन पहले आप ये बताइए, ये राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस क्या है? ये तो ऐसा लगता है जैसे पहली बार मनाएगा। जी जी, ये हिटलर का जन्मदिन है, आपको सबको बधाई। और ये 20 अप्रैल को 1939 में राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। तो ये राष्ट्रीय दिवस जब घोषित करते तो राष्ट्रीयवादी सरकार है यहाँ, जो सोकॉल्ड राष्ट्रवादी कहती है खुद को, और इन्होंने नोटबंदी से लेके ये कोरोना संकट तक जो मिसमैनेज किया पूरा का पूरा, उसके कारण हमारे देश में 32 करोड़ लोगों के रोजगार गए, हजारों लोग मर रहे, रोज डेथ हो रही है हजारों लोगों की। और हमारे आदरणीय आधुनिक हिटलर साहब कहते हैं कि टीके का और कोरोना का उत्सव मनाना चाहिए। तो जब बुरे से बुरी घटना का भी उत्सव मनाने का इनका है, फितरत है, तो बेरोजगारी का भी उत्सव मनना चाहिए। इनको समझना चाहिए कि भाई बेरोजगारी का भी उत्सव हो सकता है, इसलिए हमने आह्वान किया। मेरे ख्याल से जो हजारों लोगों ने आज इसमें बेरोजगारी उत्सव दिवस में शिरकत की है, उन्होंने अपना ट्वीट किया है, वो जो हैशटैग चलाते हैं, तो हजारों हैशटैग आज चल रहे हैं। दूसरी रही बात, आपने पूछा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के लिए क्या किया ये मुझे पता नहीं है। अर्नब गोस्वामी को बेल देने के लिए जरूर सारे नियम कानून और संविधान के बाहर की काम कर दिया, क्योंकि केस नीचे के कोर्ट में चल रही थी, तो ऊपर सुनवाई करके उसको छोड़ दिया। और रात में 8 बजे उसके लिए जेल खोली गई, स्पेशली जेल खोली गई। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है मुझे पता नहीं। और सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि किसानों को गांव बसा लेना चाहिए, गांव तो है ही किसानों के, वो तुम्हारे उजड़ने वाले जो शहर है उसको बचाने के लिए वहां आए हैं। हमको गांव बचाने की सलाह देने से अच्छा है कि आप रोजी रोटी की, आपकी रोटी की चिंता कीजिए, हमारे गांव का क्या होगा वो हम देख लेंगे। तुम्हारे शहर कोरोना से मर रहे हैं,
अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है, और आपके सारे बीजेपी लोग इंजेक्शन का ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए लगे हुए, रैकेट पैदा हो गया है, और बीजेपी के एक सीएम तक इसमें इन्वॉल्व है ये रैकेट में, क्योंकि आपका इतिहास इनका रहा है, हत्यारों का इतिहास होता है, और हत्यारों की पूजा करने वाली जो संस्कृति है वो भाजपाई संस्कृति है, ये गोडसे की पूजा करते हैं। आप ये वो वाला वाकया बताइए, ये जो रेमडेसिविर का जो आप बता रहे हैं कि उसमें घपला हुआ है, क्या कुछ है महाराष्ट्र में, चूंकि आप हैं, और मुंबई का ये वाकया है, आप जरा थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में, क्या कुछ है, क्या कुछ मिला है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? ये सिप्ला कंपनी की 2 दवाई आती है जो 2 इंजेक्शन देने से कुछ समय के लिए कोरोना के जो लोग होते हैं जिनके लंग्स ये हो जाते, चोक हो जाते, उनको थोड़ी सी सहूलियत मिलती उससे। वो सहूलियत मिलने के लिए आपको पता है कि हमारा देश कैसा विचित्र है कि उसके साइड इफेक्ट्स कुछ देखते नहीं है, उसके साइड इफेक्ट बहुत बुरे हैं। मगर हमारे यहाँ जब नमक का शॉर्टेज गिरने वाला ये बता के हमारे यहाँ नमक 200 रुपए किलो बिकता है, लोग ये नहीं सोचते कि समुद्र सूख रहा है या नमक की फैक्ट्री बंद हो रही, ये नहीं सोचते। तो उसी तरीके से जो अंधी दौड़ हमारे देश में शुरू होती है, तो इंजेक्शन को ढूंढने के लिए शुरू हो गई। ये इंजेक्शन का पूरा पैकेज 6 इंजेक्शन का 36,000 रुपए में आता है। इसका एक एक इंजेक्शन ब्लैक मार्केट में 40-40 हजार रुपए में एक इंजेक्शन बेचा साहब। और ये इंजेक्शन बेचने के लिए जब सरकार को लगा कि अचानक ये शॉर्टेज कैसा हो गया, तो पुलिस ने रेड मारना शुरू किया। उस रेड में जो दीव का व्यापारी मिला, उसके पास में ये स्टॉक था 50,000 से ज्यादा इंजेक्शन का, तो उसको उठा के पुलिस ने लाया रात में 8 बजे। तुरंत 9 बजे हमारे यहाँ का जो मुख्यमंत्री था, माजी मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अभी विरोधी पक्ष नेता भी है वो, और वो विधान परिषद का जो नेता है दरेकर, वो दोनों पुलिस थाने में पहुंचे, और सुबह 4 बजे तक जब तक उसको छोड़ा नहीं पुलिस ने, इन्होंने कानून और सुव्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी थी वहां पुलिस थाने में, इतना प्रेशर लाया। तो ऐसी क्या बात है कि लोग मरने के लिए ये कर रहे हैं, इंजेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, और 50,000 इंजेक्शन वाले को जब ब्लैक मार्केटिंग के अंदर में पुलिस हिरासत में लेती है, तो आपका मुख्यमंत्री, आपका मंत्री उसके लिए छुड़ाने के लिए कैसे उतावले हो जाते हैं। दूसरी बात, आपका हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, शर्म आनी चाहिए वो हेल्थ मिनिस्टर को, जिसने कंपनियों को बोला, ये इंजेक्शन तैयार करने वाली कंपनी को बोला कि महाराष्ट्र को सप्लाई नहीं होना चाहिए, अगर महाराष्ट्र को सप्लाई होता तो आपके लाइसेंस कैंसिल करेंगे। ये हत्यारी सरकार है, ये हत्यारों की सरकार है, ये किसी का भी हत्या कर सकती है। इन्होंने सबसे पहले बलिराजा की हत्या की, उसके बाद में तुकाराम महाराज की हत्या की, उसके बाद में संभाजी महाराज की हत्या की, और उसके बाद में इन्होंने गांधी की भी हत्या की। और ये संगठन बिना अकाउंटेबिलिटी के चलता है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है इनके संगठन की, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनका कुछ नहीं है। और जब भी पकड़ा जाता है कोई ऐसा करते हुए, वो बोल देते हैं कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये इलीगल, हर एक्टिविटी इनकी इलीगल होती है, इनका संगठन इलीगल, उनकी सारी एक्टिविटी इलीगल। तो इलीगल एक्टिविटी को बचाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। एक बार यहाँ गांधी का नाम लेते हैं मगर गोडसे की मूर्तियां लगाते हैं, गोडसे मुर्दाबाद बोलने के लिए एक भी संगीत तैयार नहीं होता। इसका मतलब है हत्यारों की पूजा करने वाली संस्कृति इस देश में जो है, वो संस्कृति अब जनता की भी हत्या करने में आगे पीछे नहीं देख रही है। आपने देखा होगा कि स्मशान भूमि पर जितने लोग मुर्दे को जलाने जाते हैं वो सारे गमगीन होते हैं, सबके आंखों में आंसू होती है, मगर एक आदमी वहां होता है जो कर्म नहीं करता, कर्म कांड करता है, वो उस मुर्दे में भी धंधा देखता है, उस अर्थी में भी धंधा देखता है। तो ये मौत में धंधा देखने वाली ये जो जमात है, ये जमात के हाथ में सत्ता आई है, तो ये आपके मौत का भी सौदा किए बिना नहीं मान रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इनको इलेक्शन में प्रचार करने के लिए फुर्सत है। वो जो है लॉकडाउन, अभी अमित शाह का आज का स्टेटमेंट है कि लॉकडाउन अपने व्यक्तिगत तौर पे सब जन करे, क्यों करे? पेंडेमिक एक्ट आपने अभी तक उठाया क्या? मगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। लोगों को पता हो गया कि 1891 के वो जो कानून है उसमें कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, तो अब लोग कॉम्पेंसेशन जब मांग रहे हैं, हमारा संगठन कॉम्पेंसेशन के लिए लोगों को ये कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि कॉम्पेंसेशन मांगो, क्योंकि इस एक्ट में कॉम्पेंसेशन का प्रोविजन है। तो अब सेंट्रल बोलता है नहीं करना है, और आपको बता देता हूं ये कितना भी नहीं बोले, जैसे ही इलेक्शन समाप्त हो जाएगा ये लॉकडाउन के लिए पैरवी करेंगे।
सबके ऊपर प्रेशर लाएंगे कि सारे स्टेट के ऊपर, क्योंकि हजारों लोग हर एक स्टेट में मर रहे हैं, सारे फिगर गलत दिए जा रहे हैं। सारे न्यूज़पेपर सही फिगर जब देते हैं तो 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक ये फिगर आ रहे हैं कि जो मर रहे लोग, और इनके सारे गोदी मीडिया वाले अलग अलग बातें अलग अलग तरीके से फैलाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। अच्छा, हर्षवर्धन का आपने नाम लिया, उनका एक बहुत ही दिलचस्प बयान आया है। अभी चूंकि सोशल मीडिया में ये बात बार बार उठती रही है कि जब मोदी जी दिल्ली आते हैं तो लॉकडाउन और ये सब बातें करते हैं, जब वेस्ट बंगाल या दूसरी जगहों पर रैली करते हैं तो वहां कोई ना सोशल डिस्टेंसिंग रहती है, ना ही वहां पर मास्क रहता है लोगों के बीच में भी, और जो नेता वहां पर डायस पर होते हैं। अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि कैसे कोरोना को कंट्रोल करना चाहिए, तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री का बयान नहीं आया। हर्षवर्धन जी ने बयान दिया कि आप अपनी पार्टी के लोगों को, लीडरों को समझाओ कि ये इसको किस तरह से रोक सकते हैं। ये आपको क्या लगता है? रैलियां तो सारी बड़ी करने की कोशिश बीजेपी की रही है, और इस हद तक रही है कि अगर पब्लिक नहीं आई तो लोगों ने पुरानी फुटेज उठा करके प्रधानमंत्री के सामने भीड़ दिखा दी, नकली भी। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखो, एक सुधीर चौधरी नाम का गोदी मीडिया का सबसे टॉप पत्रकार है, वो तबलीगी जमात के 5,000 लोग मिले थे उस वक्त। उन्होंने देशद्रोही और हम लोगों को बोला था कि ये धर्मनिरपेक्षता वाले लोग ये देश को बेचने वालों के साथ खड़े हैं, ये देश को बर्बाद करने वालों के साथ खड़े हैं। उस हरामी को ये नहीं दिखा कि 35 लाख लोग कुंभ में चले गए, 15 दिन कुंभ चलते रहा, और उसके बाद में कोरोना के हजारों पेशेंट वहां से पूरे देश में फैल गए, इनको पता नहीं चला। हर्षवर्धन को भी ये दिखाई नहीं दिया कि वहां कितनी अव्यवस्था, दुराव्यवस्था हो रही है, नहीं दिखाई दिया। हर्षवर्धन को ये भी नहीं दिखाई देता है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना अमित शाह जी के रैली में होता है, ना नड्डा जी के रैली में होता है, ना मोदी जी के रैली में होता है। तो ये दोगली मानसिकता के जो लोग हैं, आपको कई बार बोलता हूं मैं कि ये जो है जो संघी लोग होते हैं, ये ब्लेंड्स लगाए होते हैं, ये बराती घोड़े हैं। इनको अपना हर चीज अपने चश्मे से देखने की आदत हो गई है। तो इनको मालूम है कि रैली में 18 साल से नीचे है, कोविड की उम्र 18 साल से नीचे है तो रैलियों में नहीं जाता है। वो 18 साल से नीचे है तो वो गंगा में नहाने के लिए नहीं जाता है, मगर स्कूल कॉलेज में जाता है, वो शहरों में घूमते रहता है। तो ये जो दोगली नीति है, ये पाखंडी लोग है, पूरा पाखंड इन्होंने फैला के रखा है। हमारे पुरखे मूर्ख नहीं थे जो इनको इतने साल तक राज नहीं दिया। उनको पता था कि ये कटोरा लेकर मांगने वाले लोगों को भीख दी जाती है, वोट नहीं दिए जाते, राज नहीं दिया जाता है। हम लोगों ने जो पढ़े लिखे तथाकथित धर्म बचाने वाले लोग, जिनको लगा कि हमारा धर्म बचाने का ठेका हमने लिया है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि राम को बचाने का भी ठेका हमने लिया है, कृष्ण को भी बचाने का और हिंदू धर्म को भी बचाने का ठेका लिया है। जिस देश में धार्मिक राज्य स्थापित हुआ होगा, 57 इस्लामिक कंट्री है, उसमें से 52 जगह पर इस्लामिक राज्य स्थापित हुआ। सारे के सारे देश बर्बादी के कगार पर खड़े हैं, क्योंकि धार्मिक कट्टरता जब राज्य शासन में आती है, राज्य जब धर्म के नाम से सत्ता करने लग जाता है, तो सबसे पहला उसका शिकार होता है गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मेहनत कश आदमी उसका शिकार होता है। और ये शिकार होते हुए आप देख रहे हो, अभी देखा आपने कि 32 करोड़ लोगों के रोजगार गए, और 3.5 करोड़ परिवार जो मिडिल क्लास होते थे, लोअर मिडिल क्लास, वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए। हमारे यहाँ के जो वर्ल्ड की इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो अध्यक्षा है, उन्होंने बताया कि आने वाले साल भरे में भारत का जीडीपी के 99% लोन हो जाएगा। भारत बांग्लादेश से पिछड़ जाएगा, आने वाले 24 तक बांग्लादेश से बुरी स्थिति इसमें होगी। और ये स्थिति के लिए आरएसएस ताली पीट रहा है, क्योंकि उनका जो प्रामाणिक ग्रंथ है वी फाइंड आवर नेशनहुड में लिखा हुआ है कि जब तक इस देश की 95% जनता भिखमंगी नहीं हो जाएगी, हैंड टू माउथ नहीं हो जाएगी, हिंदुत्व स्थापित नहीं होगा। और ये हिंदुत्व स्थापित करने के लिए सब लोगों की जान लेने पर भी उतारू है, उनकी अर्थव्यवस्था समाप्त करने पर भी उतारू है। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए हम आज बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। 20 अप्रैल ये बेरोजगारी दिवस पूरे देश को हम आह्वान करते हैं कि मनाएं, और हर वक्त मनाएं। ये याद रहे आपको कि हिटलर ने वहां धार्मिक शासन और राष्ट्रवादी शासन
और नस्ली शासन पैदा किया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए और पूरा जर्मनी बर्बाद हो गया। कई सालों तक उस बर्बादी की वो दास्तां झेलते रहा, और अभी भी उसको वो याद नहीं करना चाहते। मगर हम याद दिलाना चाहते भक्तों को, यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को, कि ऐसा शासन क्या कर सकता है और कितने बुरे दिन ला सकता है, ये देख लो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अविनाश काकड़े जी, आपने बहुत ही गैर मामूली किस्म की, मैं बहुत लंबी बात इसमें इसलिए नहीं करना चाहता कि लोग इसको अच्छे से सुने, क्योंकि आपने मैसेज इसमें बहुत अहम दिया है। पहली बात आपने कही है कि 32 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं इसमें, और दूसरी बात जो आपने कही वो 3.5 करोड़ लोअर मिडिल क्लास के लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। और अब जो बहुत ही अहम बात कही कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग 3.5 करोड़ परिवार, और उसके अलावा इनकी मंशा यह है कि जब तक 95% लोग बिल्कुल भुखमरी की कगार तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, इस पर पूरे देश को और देश से हमदर्दी रखने वालों को, कोई मजहब धर्म कोई इसमें रुकावट नहीं बनता। मैं समझता हूं देश से हमदर्दी सबको होनी चाहिए, अपने समाज से, और अपने जो अपने चारों तरफ जो लोग हैं वो किसी भी मजहब के लोग हों, वो वापस मोहब्बत प्यार से जिएं और देश को आगे बढ़ाएं, और ये जागरूकता के साथ जिएं, क्योंकि जिस तरह से मुसीबतों के अवसर बनाने वाले लोग, आपदा को अवसर बनाने वाले लोग भाजपा ही है, आपदा को अवसर बनाने वाले लोग संघी है, और यही धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और वो अगर मुस्लिम है, आपदा को अवसर बना रहे, तो वो भी गलत है, देश के लिए वो भी गलत है। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि मुस्लिम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे, मुस्लिम लोग अपने ऑक्सीजन के सारे सोर्स खुले कर रहे। अभी हमारे यहाँ तबलीगी लोगों ने पूरा का पूरा ये उनका 60-70 बेड का अवेलेबल करवा दिया हॉस्पिटल। तो ये जो लोग करते हैं उनको मैं सलाम करता हूँ। आरएसएस कहाँ है ये मैं पूछना चाहता हूँ। हर जगह मतलब आपदा भी होती है तो अप टू डेट कपड़े टोपी लगा के, आपदा होती है कुछ भी तो उसको बचाने के लिए आपको मेकअप करने का समय होता है क्या साहब? ये फोटो सेशन करने वाले जो हाफ पैंट पहन के और टोपी लगा के जाते हैं और कुर्ता और पहन के जाते हैं, ये फोटो सेशन करते हैं। अभी इस आपदा में मुझे बताइए कितने मुर्दे इन्होंने जलाए, मुझे बताइए कितने लोगों को खाना खिलाया। जब हमने आरटीआई डाला कि आपने इतने लोगों का खाना खिलाने का दावा किया है तो पैसे कहां से आए ये बताइए, चुप है अभी भी, कुछ नहीं बताया किसी ने। हाँ, तो वो कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि अपने आप को वो उन्होंने जिम्मेदारियों से दूर रखा है और रजिस्टर्ड भी नहीं कराया, और कहते हैं इनके नाम का कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। आप तो नागपुर में है, सब कुछ आपके सामने है, और मैं बहरहाल आपको सलाम करता हूं कि नागपुर में रहते हुए आप एक तरह से उस गांधीवादी विचारधारा को जिंदा रखने में, आगे बढ़ाने में आप काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि अविनाश काकड़े जी बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और लोगों को रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं कि आखिर लोगों को किस तरह से जागरूक रहना चाहिए, और हमारे अंदर भी जहां कहीं कोई कमी है, खराबी है, उसे भी हम ठीक करके चलें, क्योंकि तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा और हमारी भी शिकायतें तभी दूर हो पाएंगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।